गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। तो पिछले वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़े थे और पोस्ट मॉडर्न आर्ट में स्तूपा आर्ट के बारे में पढ़े थे, उनके आर्किटेक्चर क्या थे उन सब के बारे में पढ़े हुए थे, जो कि मौर्य काल से ही चलता आ रहा था। वो पोस्ट मॉडर्न आर्ट में भी चला, यानी कि मौर्योत्तर काल में भी वो स्तूपा बनने का काम जारी रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्ता एज, यानी कि गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और गुप्ता एम्पायर में क्या सब नया चीज़ आया, क्या सब डेवलप हुआ। वो उसमें मंदिर भी बने, हिंदू धर्म का भी प्रचार हुआ, ब्राह्मणवाद का भी प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का भी संरक्षण मिला। इन सब के बारे में हम जानेंगे। और कहा जाता है कि गुप्ता एज को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ठीक है, तो आइए हम आज जानते हैं गुप्ता एज के बारे में कि गुप्ता एज में क्या सब हुआ था। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं गुप्ता एज क्या है। गुप्ता एज, गुप्ता एम्पायर किसके बारे में पढ़ेंगे? गुप्ता एज और गुप्ता एम्पायर मतलब गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है? द गुप्ता एज वाज एन इम्पोर्टेंट पीरियड इन एशियंट इंडिया। गुप्ता एज को क्या कहा जाता है? एक इम्पोर्टेंट एज कहा जाता है। किस के तहत? एशियंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत का एक इम्पोर्टेंट एज कहा जाता है। किसको? तो गुप्ता एज को। ऑफ्टेन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसे गुप्ता एज का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको? तो भारत को। किसको कहा जाता है स्वर्ण युग? तो भारत को कहा जाता है। और किस काल से कहा जाता है इसको? तो गुप्त काल से कहा जाता है। ठीक है, इट लिस्टेड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। कहा जाता है कि जो गुप्ता एज जो था उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग जो है 4th सेंचुरी से लेकर के और 6th सेंचुरी के अंत तक हुआ था। गुप्ता एज का आरंभ कब से कब तक हुआ था? तो 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी कहा जाता है। ये VVI चैप्टर है, इसे पढ़ना जरूरी है। और देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टेट PCS पूछ बैठी है इसी लाइन से कि गुप्ता एज को भारत का कौन सा युग माना जाता है? तो गुप्ता एज को भारत का स्वर्ण काल, गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, और गुप्ता एज कब से कब तब आया था? तो गुप्ता एज 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी में आया था, यानी कि 3rd सेंचुरी ख़त्म हो गया, 4th सेंचुरी स्टार्ट हुआ और 4 से लेकर 6 के बीच में ये एज आया था। कौन सा एज? तो गुप्ता एज। ठीक है, 6th सेंचुरी 319 टू 550, ये जो कहता है लगभग इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, ये एज का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो कब से कब तक था? तो 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज इमेंस प्रोग्रेस इन आर्ट। क्या कहता है? इमेंस प्रोग्रेस इन आर्ट। और गुप्ता एज में भी प्रोग्रेस हुआ था। किस किस क्षेत्र में? गुप्ता एज में ही किस किस क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ था? तो है आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान,
लिटरेचर, साहित्य एंड फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। द एम्पायर was founded by श्री गुप्ता and flourished under ruler like चंद्रगुप्ता। कहता है कि जो गुप्त एज का जो इस्टेब्लिश किया गया था, गुप्त एज को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो श्री गुप्त ने। अब स्टेट पीसीएस ये भी पूछी है कि गुप्त एज की शुरुआत किसने की थी, किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो श्री गुप्त के द्वारा। गुप्त एज की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता द्वितीय, इसका स्थापना श्री गुप्त ने किया था। और किस शासक के अंदर में था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? सबसे पहले गुप्ता एज का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त। और उसके अंदर में कौन कौन से शासक थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट एंड समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सब के समय में हुआ था। किसका? तो गुप्ता एज की स्थापना हुई थी, गुप्ता एज आया था। देखिए कहता है पीरियड, जो ये समय था, फ्रॉम द एंड ऑफ 3rd century to the middle of the 6th century, approximately 300 to 550। कहता ये जो समय है, ये जो समय था वो क्या था? 3rd century और 6th century के बीच में था, जो लगभग अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 300 से लेके 500 ईस्वी के बीच में था। फाउंडर्स, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? श्री गुप्त। पहले भी बोल दिए कि इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। अप्रॉक्सीमेटली 240 to 280 AD इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री गुप्ता। वो किस ईस्वी के बीच में थे? तो वो 240 के बीच से लेकर के 280 तक के बीच में थे। और प्रोमिनेंट रूलर्स जो थे, प्रमुख संस्थापक इसके थे कौन सब? चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 to 335, समुद्रगुप्ता, और उसके बाद कौन कौन थे? चंद्रगुप्ता द्वितीय, चंद्रगुप्ता द्वितीय जिससे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो विक्रमादित्य है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में तो हम समझ गए, अब हिंदी में समझते हैं। गुप्त युग या गुप्त साम्राज्य, इसको क्या कहेंगे? गुप्त युग या गुप्त साम्राज्य। गुप्त युग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण काल था। गुप्त युग जो था प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिसे भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। समय अवधि यह लगभग 4वीं शताब्दी की शुरुआत से 6वीं शताब्दी के अंत लगभग 319 ईस्वी से 550 ईस्वी रहा। इसका जो मतलब स्टार्टिंग पीरियड था वो 350 से लेकर के, इसका जो मतलब स्टार्टिंग पीरियड था वो था
चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के अंत तक था। और इसका ईस्वी जो था लगभग उस समय इसका जो डेट था वो था 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। ठीक है, इस काल में जो सब विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं जो थी कि वह किस किस क्षेत्र में वर्क किए, किस किस क्षेत्र को बढ़ावा दिए, वो सब हम इसमें जानेंगे। इसकी विशेषता है कि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। गुप्ताइज्म ही क्या सब आया, तो कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन, फिलॉसफी आया, यानी कि प्रगति हुई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त, किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। किसकी स्थापना, तो गुप्त युग की स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। वो लगभग कितनी ईस्वी की थी, तो 240 से लेके 280 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, ये उसके बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य इन प्रसिद्ध राजाओं के शासनकाल में बहुत फला फूला। जो मतलब उस समय जो था गुप्त साम्राज्य, तो इन सब राजाओं की संरक्षण मिलने के कारण, इन सब राजाओं के रहने के कारण गुप्त साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उसमें से सबसे पहले थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 से लेके 335 ईस्वी तक के थे। कब से कब तक थे, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे 320 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक के थे। दूसरा में थे समुद्रगुप्त और तीसरे में थे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें किस किस धर्म का उदय हुआ था, यहाँ सब दिया हुआ। कहता है इसी में आगे का जो पीरियड था 3rd सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी, इसका जो पीरियड था वो क्या था, 3री शताब्दी के बीच से लेके 6ठी शताब्दी के अंत तक था। इसके फाउंडर थे श्री गुप्त। अप्रॉक्सीमेट ये सब बता चुके हैं, 240 से 280 ईस्वी था। मेजर रूलर जो था, इसके प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेके 335, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इसके महत्व। अब इसके महत्व क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इसके बारे में कहता है राजनीतिक स्थापना के बारे में क्या कहता है, सक्सेसफुली थ्रो नॉर्दर्न इंडिया टुगेदर अंडर यूनिफाइड रूल। कहता है जो राजनीतिक साम्राज्य जो था नॉर्दर्न इंडिया में समृद्ध रहा, सबसे ज़्यादा रहा। उसके बाद कहता है कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें कल्चरल में डेवलपमेंट क्या सब आया था, तो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन आर्ट साइंस। किस किस क्षेत्र में किया है कार्य, तो आर्ट साइंस सच एज द वर्क ऑफ आर्यभट्ट। गुप्ता एज के समय में जो थे सो आर्यभट्ट भी आए थे। कौन आए थे, आर्यभट्ट ने भी काम किए थे। क्या लिखा है, द सच एज द वर्क ऑफ आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्ट ने भी काम किए थे। लिटरेचर जो थे, जो उनका साहित्य किसने लिखा था, तो कालिदास। कालिदास के द्वारा साहित्य लिखा गया था। और एस्ट्रोनॉमी जो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी लिखे थे, किसने, तो कालिदास ने। और गुप्ता एज में ही जो है समुद्रगुप्त, श्री गुप्त जो स्थापक थे इस एज के, उसी के समय, किसके समय में आर्यभट्ट आए थे, तो श्री गुप्त के समय में ही आए थे। और कालिदास भी आए थे जो लिटरेचर दिए थे, साहित्य के और विज्ञान के क्षेत्र में भी दिए थे। रिलीजियस टॉलरेंस, ये जो शासक थे वो
भिन्न भिन्न धर्मों में भी मान्यता रखते थे along with ब्राह्मणिज्म। अब देखिए यहाँ से हिंदू धर्म का भी प्रचार होने लगा है। ब्राह्मणिज्म, हिंदुज्म, जो ब्राह्मणवादी थे वो क्या थे? ब्राह्मणवादी थे जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आल्सो फ्लोरिस्ड। क्या कहता उस समय बुद्धा और जैन को भी संरक्षण मिला था। किसके समय में? तो गुप्ता एज के समय में। और गुप्ता एज के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। उसी के समय में एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो क्या थे? और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस was used with the empire divided into province and district। इसी के समय में, किसके समय में? गुप्ता एज के समय में ही जो है देश में दो तरह के डिवाइड हो गए थे। मतलब वो क्या था? राज्य और देश के राज्य डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गए थे और एक था प्रोविनेंस में चेंज हो गए थे। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। अब थी इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 3री शताब्दी के अंत से 6ठी शताब्दी के मध्य तक। इसका जो था 3री शताब्दी ख़त्म हो गया और 6ठी शताब्दी के बीच में जो आया लगभग 300 से 550 ईस्वी। संस्थापक इसके श्री गुप्त थे। कब से कब तक के? 240 से लेकर 280 ईस्वी में, ठीक है। और प्रमुख शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से लेकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। इसमें क्या कहता है? राजनीतिक स्थिरता महत्व में। अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक स्थिरता उत्तरी भारत को सफलतापूर्वक एकीकृत शासन के तहत लाया गया था। राजनीतिक में जो था ना वो उत्तरी भारत को एक ही स्थान में लाया गया था, एक ही शासन में लाया गया था। और संस्कृति में भी विकास हुआ था। वो विकास था कला विज्ञान, जो आर्यभट्ट का कार्य था। कला और विज्ञान का काम किसका था? तो आर्यभट्ट का काम था। साहित्य जो थे सो कालिदास लिखे थे। और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई थी। और उन्हीं के समय में खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में भी प्रगति हुई थी। और धार्मिक सहिष्णुता, ब्राह्मणवाद, जो ये धर्म जो प्रचार किए थे वो था क्या? ब्राह्मणवाद, जो हिंदू धर्म के साथ साथ इस काल में बौद्ध और जैन धर्म में भी फले फूले। किस किस के समय में फले फूले? बौद्ध और जैन धर्म के भी समय में फूले थे। हिंदू धर्म भी आया और बौद्ध और जैन दोनों धर्म चलते रहे, ठीक है। और शासन काल था। शासन की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया था, जिसमें साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में विभाजित किया गया था। इसी के समय में, गुप्ता एज के समय में ही 2 विभाग बन गए थे। एक था प्रांत और दूसरा था जिला, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मतलब गुप्ता एज में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। गुप्ता एज के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्ता एज कहता है, किस एज के बारे में बात करेंगे? गुप्ता एज, द अर्लिएंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन 4th century AD इज ऑफ्टन हेल्ड एज द गोल्डन एज। पहले भी बता दिए कि गुप्ता एज आया था, उस समय भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। while the earlier Gupta rulers were Buddhist and continue the traditions of Buddhist। क्या कहता है कि उस समय में भी लगातार जो है बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म के मठ, हिंदू धर्म मंदिर सब लगातार बनने लगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर came to the forefront
अंडर द पेट्रोनाइज of the Hindu rulers of the later गुप्ता फेज में चला था ये सब। टेम्पल आर्किटेक्चर reached its climax during the period। क्या कहता, उसी के समय में मंदिर बनाने की भी कला विकसित हो गई थी। सिमिलरली बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट्स आल्सो रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता एज। कहता है कि उसी समय में जो है हिंदू धर्म के प्रचार के साथ साथ मंदिर भी बनने लगा। जैन बौद्ध धर्म तो पहले से थे ही, और वो सब भी क्या हुआ, एक पीक यानी कि अपनी चोटी पर, चरमोत्त शिखर पर वो पहुंच गए थे। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। गुप्त काल, गुप्ता एज 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के उदय को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है भारत को? स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है, जहाँ शुरुआती गुप्त शासक बौद्ध थे। शुरुआत में जो थे ना, वो सभी शासक जो थे गुप्त शासक बौद्ध थे, और उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपराओं को जारी रखा। वही बाद में गुप्त चरण हिंदू शासकों, वहीं पे बाद में क्या हुआ कि गुप्त शासक के बाद गुप्त शासक हिंदू धर्म का भी प्रचार करने लगा, गुप्त चरण के शासक को भी संरक्षण देने लगा। और शासकों के संरक्षण में मंदिर वास्तुकला कहे थे, पहले भी बता चुके हैं कि गुप्त शासन में ही हिंदू धर्म का भी प्रचार हुआ था। ब्राह्मणवाद आए थे और मंदिर भी बनने लगी थी, तो मंदिर वास्तुकला प्रमुखता से सामने आई। ठीक है, इस अवधि के दौरान मंदिर वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष यानी शिखर पे पहुंच गई थी। उस समय बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का जो मंदिर बनाने की जो परंपरा थी, वो भी अपने शिखर पे बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह बौद्ध जैन कला का भी शुरुआत हुआ था। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म कला का भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखिए कहता है, इसी में हम आगे पढ़ते हैं। द गुप्ता रूलर्स स्पेशली इन द लेटर फेज वेयर ब्राह्मणिकल रूलर्स। क्या कहता है कि गुप्त शासक विशेष रूप से अपनी के बाद के चरण के ब्राह्मणवादी शासक थे। कौन थे? ब्राह्मणिकल रूलर्स थे। गुप्ता जो थे कौन से रूलर्स थे? तो ब्राह्मणिकल रूलर्स थे। हाउएवर दे शोड एग्जाम्पलरी टॉलरेंस फॉर ऑल टुगेदर रिलीजियंस। कहते हैं कि वो जो है गुप्ता अपनी हिंदू धर्म को ब्राह्मणवादी शासक थे, लेकिन कहते हैं गुप्ता जो थे ब्राह्मणवादी शासक थे, लेकिन वो जो थे गुप्ता, वो सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता देते, मतलब अपनी सहिष्णुता यानी कि अपनी सहानुभूति देते थे। वो सभी धर्म को समान रूप से देखते थे। कौन देखते थे? तो गुप्ता, जिनके संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। 3 प्रिंसिपल दैट इज वर्शिप्ड। देखिए इसमें कहता है 3 वो जो है देवता जो थे, 3 देवता जो थे वो पूजनीय थे। वो उसमें 3 देवता कौन कौन थे? तो आइए जानते हैं। विष्णु इन द नॉर्दर्न। क्या कहता है कि विष्णु भगवान की जो पूजा होती थी वो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। किस भाग में होती थी विष्णु भगवान की पूजा? तो नॉर्दर्न पार्ट एंड
सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर और मध्य भारत में किसकी पूजा होती थी? तो विष्णु भगवान की पूजा होती थी। शिवा इन द साउदर्न पार्ट एंड शक्ति इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द मालाबार कोस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो कहते हैं किस किस की पूजा होती थी उसके बाद, एक तो विष्णु भगवान की पूजा होती थी, दूसरी शिव भगवान की पूजा होती थी और तीसरी शक्ति की पूजा होती थी, जिसमें मध्य भारत में जो था, उत्तर और मध्य भारत में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। गुप्त शासक विशेष रूप से अपने चरण में ब्राह्मणवादी शासक थे। गुप्त शासक क्या थे? एक ब्राह्मणवादी शासक थे। हालांकि उन्होंने अन्य सभी धर्मों के प्रति अनुकरणीय सहिष्णुता दिखाई। मतलब कहने का यहाँ पे मतलब होता है कि वो ब्राह्मण धर्मवादी होने के बाद भी सभी धर्म में अपनी आस्था दिखाई। पूजे जाने वाले 3 मुख्य देवता थे। जो देवता की पूजा होती थी, जिनकी पूजा की जाती थी, वो 3 मुख्य देवता थे। उसमें विष्णु, उसके बाद शिव और शक्ति थे। तो कहते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में किसकी पूजा होती थी? विष्णु भगवान की। उत्तर और मध्य भारत में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। दक्षिण भारत में शिव की और भारत के पूर्वी भाग के साथ साथ मालाबार तट या दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति की पूजा होती थी। मालाबार तट के पास दक्षिण पश्चिम भाग में किसकी पूजा होती थी? तो शक्ति की पूजा होती थी। इसके मुख्य रूप हैं, देखिए यहाँ पे समझाया गया है। धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में कहता है गुप्त वंश के राजा हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो ब्राह्मणवाद के अनुयायी थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्ता एज के जो सम्राट थे वो किस अनुयायी को मानते थे? तो ब्राह्मणवाद को मानते थे। लेकिन वे अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उदार थे। किसके प्रति उदार थे? तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उदार थे। क्षेत्रीय देवता, स्थानीय देवता कौन सब थे? विष्णु उत्तर और मध्य भारत में थे। विष्णु किस में थे? तो उत्तर भारत और मध्य भारत में थे। शिव कहाँ थे? तो दक्षिण भारत में थे। शक्ति कहाँ थी? तो पूर्वी भारत और मालाबार के तट पर थे। शक्ति कहाँ थी? तो पूर्वी भारत और मालाबार के तट पर थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ओके बच्चों, मेरी ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।